आज आप एक बात बताइए कि यहाँ के विकास की बात जो करते हैं कि कोई कहेगा कि मैं 8 लेन ले आया, कोई कहेगा मैंने पानी की योजना दे दी, कोई कहेगा मैंने 4 लेन बना दी, लेकिन आज तक कोई योजना पूरी क्यों नहीं हुई? और उस योजना को पूरी करने के लिए जो योजना लाए थे उन्होंने कितने आंदोलन किए? लोग कहते हैं कि बोकारो में एयरपोर्ट बन गया तो धनबाद में कैसे बनेगा, तो देवघर में एयरपोर्ट बन गया तो दुमका में क्यों बन रहा है? हम लोगों ने यह भी कहा कि इसको कमिश्नरी बनाया जाए, क्योंकि धनबाद का जो स्वरूप है ना बड़ा है। जैसे धनबाद के बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, इन 3-4 जिलों को मिला के इसको कमिश्नरी बनाना चाहिए, क्योंकि धनबाद एक तो आज भी इतनी ट्रेनें छीनने के बाद भी आज भी ट्रेन के मामले में हम सुदृढ़ हैं, मजबूत है रांची के मुकाबले में। बिहार सुधर सकता है, झारखंड क्यों नहीं? तो ये तो हम सबको मिलकर सोचना होगा, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, हम लोग सब। यहाँ 74 साल का एक व्यक्ति कह रहा है कि हम अब भी जवान हैं और अभी हम जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। वो अपने आप को इस रूप में मानते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके नाम पर अभी तक उपलब्धि कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं धनबाद जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, जो इस वक्त में कई विभिन्न संस्थानों में बतौर सदस्य के तौर पे काम कर रहे हैं। उसमें प्रमुख रूप से झरिया बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष भी हैं, जीवन रेखा ट्रस्ट के सचिव हैं और विभिन्न तरह के सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब सवाल है कि राजीव शर्मा जी से हम इस वक्त में क्या जानना चाहते हैं, तो चलिए जैसा उनसे ही हम पूछ लेते हैं, क्योंकि धनबाद जिस दौर से गुजर रहा है, जिस व्यथा से धनबाद इस वक्त मर्माहत है, पीड़ित है, शोषित है। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि धनबाद में है बहुत कुछ, बाहर से आपको बहुत कुछ दिखेगा भी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है। इसके कारण राजनीतिक भी है, कुछ सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। देश में सर्वाधिक राजस्व देने वाले धनबाद का यह हालत क्यों पहुंची है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राजीव शर्मा जी हमारे बीच हैं न्यूज एनपी में स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया कि धनबाद के बारे में जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, पिछली सरकार में भी, रघुवर जी में भी, मोमेंटम झारखंड में धनबाद कहीं नहीं था। इस वक्त में भी हेमंत जी की सरकार जो है 4 साल पूरा कर चुकी है, 5वें वर्ष में प्रवेश की है, और अभी भी धनबाद कहीं दिख नहीं रहा है विकास के मोर्चे पर। तो हम पीछे क्यों छूटते जा रहे हैं? कहां चूक रह गई है? चूंकि एक और परिचय बताना बाकी रह गया, आप जीटा के भी पदाधिकारी है और झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेड एसोसिएशन का बड़ा रोल है, तो उस मार्फत में भी आप लोगों ने कोशिश किया था कि धनबाद में कुछ व्यवसायी, बड़े उद्योगपति आए, कोई आया नहीं। कहां चूक रह गई? देखिए क्या हुआ, जब से झारखंड राज्य बना है ना, तब से राज्य के विकास के लिए जो योजनाएं बनी हैं या जो सोच बनी है, वो सिर्फ धनबाद, रांची और जमशेदपुर के लिए बनी है। धनबाद उसमें कहीं शामिल नहीं है, जबकि सबसे अधिक पोटेंशियल अगर किसी क्षेत्र में है, वैसे क्षेत्र में जहाँ जमीन बहुतायात है, जहाँ आसपास के जिलों और धनबाद जिलों में जो मजदूरी है वो उसकी संख्या अच्छी है, यहाँ पढ़े लिखे बच्चों की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि राज्य में 3 प्रमुख मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र वाला इलाका भी उधर ही पड़ता है, जमशेदपुर, तो इसके कारण उधर ज्यादा थोड़ा सोचा गया है। स्वाभाविक सी बात है, ये तो स्वाभाविक दिखता भी है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। जो सच है वो तो यही है, लेकिन सबसे अधिक पोटेंशियल है। आज आप देख लीजिए सिंदरी जैसे क्षेत्र में, जहाँ 6,500 एकड़, सरकार कहती है कि 6,500 एकड़ जमीन जो है सरकार के पास पड़ी है, केंद्र सरकार के पास, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, औद्योगिकरण के लिए। आप याद कीजिए पुरानी औद्योगिक नगरी जो हम लोग निरसा विधानसभा क्षेत्र जिसको कहते हैं, चिरकुंडा से लेकर के पूरा निरसा तक, और सिंदरी विधानसभा यहाँ राजगंज तक, नेशनल हाईवे के और बलियापुर रोड से लेकर पूरा ये जो क्षेत्र है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पे क्यों नहीं उभरा? इस सवाल है कि 22 साल का झारखंड में अगर हमारे पास देखे तो ले देकर एक एमपीएल और एक हर, इसके अलावा तो कुछ बढ़ा नहीं। तो हम लोग इकोनॉमिक स्पेशल जोन के तहत हम लोग बलिया, ये आपका गोविंदपुर से लेकर निरसा तक में तो बहुत अच्छा खासा उद्योग खड़ा कर सकते थे। देखिए उद्योग खड़ा आज भी हो सकता है, बट इसके लिए पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। उन उद्योगों को जो लगाने के लिए उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। यहाँ उनको संरक्षण नहीं मिलता, उनको प्रताड़ना मिलती है। आपने अभी हाल में देखा होगा कि दुर्भाग्य है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, कि व्यापारी जिसको टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देना है, वो रणधीर वर्मा चौक जो यहाँ का धरना स्थल है, वहाँ धरने पे बैठा है। इससे दुखद और क्या होगा
किसी के लिए भी इससे बुरी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति जिसको सरकार को राजस्व देना मुख्य काम है, वो राजस्व देना छोड़ करके वो सड़क पे बैठे, धरने पे बैठे कि मुझे सुरक्षा दो। नहीं तो ये ज्यादा खतरा है कि कुल माफिया के रूप में धनबाद प्रचलित हो गया। यहाँ आए दिन जो है अपराधियों का साम्राज्य कायम हो गया, रंगदारी एक बड़ा प्रमुख व्यवसाय बन गया। इसके कारण भी तो व्यवसायी डर गए। देखिए, व्यवसायी यहाँ के तो जो स्थिति है वो तो सामने दिख रही है, लेकिन बाहर से व्यवसायी क्यों नहीं आ रहे? इसके पीछे तो धनबाद के व्यवसायी या धनबाद की कहानी जिम्मेवार नहीं है, धनबाद की ब्रांडिंग जिम्मेदार है। वो जो धनबाद की ब्रांडिंग होनी चाहिए, जो बाहर कभी अब जाते हैं तो वहां पे एक ब्रांडिंग होती है। आज अयोध्या को देख लें, आप काशी को देख लें, आप मथुरा को देख लें, या और क्षेत्रों को भी देखें, प्रयागराज है, या आप इधर ईस्टर्न इंडिया में आसनसोल बगल में है आपके, यहां भी देख लें, यहां भी औद्योगिकरण हुआ है। दुर्गापुर देख लीजिए, तो सब धार्मिक नगरी हो गया और हम अपराधी की छवि वाला गैंग्स ऑफ वासेपुर के रूप में प्रचलित उपनाम हो गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो एक नाम बन गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो 80 के दशक की कहानी है, वो आज की कहानी नहीं है। अभी हाल के समय जो क्राइम हुआ है, उस क्राइम को सरकार चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी। उसके चलते यहाँ भयभीत हुए व्यापारी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, और ये भय का वातावरण बना जिससे यहाँ लोगों के मन में, और कई लोग यहाँ से पलायन किए। ये यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। आज आप एक बात बताइए कि यहाँ के विकास की बात जो करते हैं कि कोई कहेगा कि मैं 8 लेन ले आया, कोई कहेगा मैंने पानी की योजना दे दी, कोई कहेगा मैंने 4 लेन बना दी, लेकिन आज तक कोई योजना पूरी क्यों नहीं हुई? और उस योजना को पूरी करने के लिए जो योजना लाए थे, उन्होंने कितने आंदोलन किए? आज तक उन्होंने कितने आंदोलन किए कि वो 8 लेन कंप्लीट हो जाए, या वो 4 लेन हो जाए, या वो हर घर जल योजना जो है कंप्लीट हो जाए। आज वो सत्ता पक्ष में नहीं है, लेकिन विरोध में रह के भी तो विरोध नहीं कर रहे कि वो जल्दी योजना कंप्लीट हो। तो क्या है कि यहाँ मतलब यहाँ यथा स्थिति या यथार्थवाद में राजनीतिक वाले ज्यादा विश्वास करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये तो हो ही रहा है। धनबाद के साथ दुर्भाग्य ही यही है कि धनबाद में जो स्थिति वर्तमान में है उसको यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं लोग। व्यापारी भयभीत है तो भयभीत रहे, आम आदमी असुरक्षित महसूस करे तो असुरक्षित महसूस करे, और पानी अगर घर में नहीं आ रहा हो तो नहीं आए। अगर पानी किसी दिन मिल जाएगा तो हम लोग ढोल नगाड़ा बजाने लगेंगे। लेकिन अभी लोग तर्क ये भी दे रहा है कि धनबाद का विकास का एक बड़ा अवरुद्ध होने का कारण यह है कि जो भी बाहर से उद्योगपति आएंगे या निवेश करने वाला जो आना चाहता है, उसके लिए एक माहौल चाहिए था, वो माहौल नहीं मिला। दूसरा, आने जाने के लिए जो साधन चाहिए था, एयरपोर्ट एक बड़ा अभाव बना है धनबाद के लिए, ये तो है। देखिए, आप तो जानते हैं कि हम लोग लगातार पिछले वर्षों से 15-20 वर्षों से हम लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए। लोग के टाइम में भी एक बड़ा रैली निकला था, विरोध प्रदर्शन हुआ। और आप खुद देख लीजिए कि धनबाद की जो राजनीतिक हमारी टीम है वो इस विषय पे बहुत गंभीर तो नहीं दिखती है। अगर जब सरकार थी तब भी नहीं दिखी। अब आप भी हाल में देखे होंगे, जब बोकारो में एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन बोकारो से एयरपोर्ट से हम पटना और कलकत्ता जाएंगे, इसके बजाय हम बाई रोड उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो 2 घंटा 1 घंटा पहले जाना होगा, फिर आप वहां लगेज निकालेंगे तो आधा 1 घंटा वहां एक्स्ट्रा लगेगा। आप एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही उतरेंगे, आप अपने गाड़ी से, अपने साधन से अपने स्टेशन पहुंच जाएंगे उससे पहले। तो आप एयरपोर्ट के नाम पे झुंझुना मत दीजिए, एयरपोर्ट दीजिए। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट अगर बने, जैसे भारत सरकार की एक बड़ी नीति आई है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की, जो धार्मिक पर्यटन की बात जब आती है तो ये जो हमारे बगल में जैन धर्म का सबसे बड़ा शिखर जी है यहाँ पे, है ना, उनका संवेद शिखर जी है, उस जगह पे अगर एयरपोर्ट उसके आसपास बन जाए तो उससे दोनों फायदे होंगे। एक, उस क्षेत्र में जो नक्सलवाद है, उग्रवाद है, उस पर रुकावट बनेगी। दूसरी बड़ी बात क्या है कि आप जब इस सोच पे आगे बढ़ेंगे तो धनबाद से और अन्य जिलों से जो बड़े एयरपोर्ट है वहां आने लगेंगे। और बात उठती है, जैसे मैं प्रश्न के अंदर ही प्रश्न उठाता हूँ, लोग कहते हैं कि बोकारो में एयरपोर्ट बन गया तो धनबाद में कैसे बनेगा, तो देवघर में एयरपोर्ट बन गया तो दुमका में क्यों बन रहा है? सही। तो प्रश्न जो देखिए, प्रश्न नहीं, प्रश्न छुपा हुआ। लोग कहते हैं, लोग तो यहाँ ये भी कहते हैं कि सेकंड एसी जो है वो खाली जाती है। हमको तो आज तक, हम लोग कभी भी ट्रेन की टिकट खोज रहे हैं, हम लोग को टिकट नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है कि जिन ट्रेनों में धनबाद का इमरजेंसी कोटा था उनको काट कर रांची को दे दिया गया है। एक नया समस्या और खड़ा हुआ है, पटना के लिए जाने के लिए शाम के एक ही ट्रेन है, गंगा दामोदर, बहुत लोकप्रिय ट्रेन है। उसकी हालत ये हो गई है कि अब उसे दुमका चलाया जा रहा है। विस्तारीकरण तो हो गई, अब उसको मेंटेनेंस का टाइम नहीं मिल रहा है। नतीजा है कि रात में वो 12 बजे के बजाय 1:30 बजे रात में पटना से खुली है धनबाद के लिए। अब बताइए कि वो तो हर रोज का लफड़ा बढ़ गया। ये और उसकी निकलने की टाइम ऐसी है ना, जब लोग मैक्सिमम हाईएस्ट समय है सोने का हो 11 साढ़े 11 बजे, तो लोग ट्रेन में चढ़ते थे, सो जाते थे। अब रात 1:30 बजे तक जगे रहेंगे, सुबह 5 बजे के बजाय 7 बजे घर पहुंचेंगे, 8 बजे पहुंचेंगे, तो उनकी पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। ये छोटी चीजें हैं, दिखती जरूर है, लेकिन ये बड़े विषय हैं और इनको
मुझे लगता है कि नई राजनीतिक सोच वाले व्यक्तियों की धनबाद को जरूरत है, जो धनबाद को इस लेवल पे ले जाए। जब हम लोग अपने आसपास के जिलों का विकास देखते हैं, धनबाद के आसपास कई ऐसे जिले हैं जिनका बेहतरीन विकास हो रहा है झारखंड में ही, तो धनबाद में क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ हजारों करोड़ की योजनाएं आ रही हैं। अभी पता चला कि एक प्लांट है वहाँ पे जिस कोयले से फ्लाई ऐश निकल रही है, वो फ्लाई ऐश से वहाँ पे सीमेंट का प्लांट 1000 करोड़ रुपए का लगने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि धनबाद में तो फ्लाई ऐश ही फ्लाई ऐश है। नहीं, लेकिन असल समस्या यह है कि धनबाद का जो प्रतिनिधियों को हम लोगों ने चुना, वो दिल्ली की दरबार में, दिल्ली में क्यों चुप बैठे हैं? जहां पे उनको जरूरत है आवाज उठाने की, जहां पत्राचार करने का, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई एम्स हमारा छिन गया, एयरपोर्ट हमको नहीं मिल पाया, एक अस्पताल केंद्रीय अस्पताल के लेवल का हमने खड़ा करके रखा है, सेंट्रल हॉस्पिटल का, जो स्टेट के लिए हम लोगों ने उसमें पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, और वो 150 करोड़ के ऊपर का अस्पताल हमारा यूं ही बेकार पड़ा है। देखिए, अगर खोलने जैसे धागे खोलने लगिएगा तो बहुत सारे धागे खुल जाएंगे। मैं धागे खोलने के लिए नहीं बैठा हूं आपके साथ। मेरा ये कहना है कि योजना लाने के लिए आपको विभागों में मेहनत करनी। नहीं, लेकिन हम अगर आपसे सीधे आपको सीधा सिंपल बताते हैं, अगर राज्य के अंदर की योजनाएं लानी है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वो योजनाएं बनवाए और साथ साथ जिन विभागों से योजनाएं पास होती है वहां पे परस्यू करें। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा अगर सांसद के तौर पर भी कहें तो भाजपा से ही चुने हुए अभी तक प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, और आज भी भाजपा के पास ही संसदीय है। पिछले 3 बार से यहाँ के सांसद जो हैं वो रहे हैं, उसके पूर्व में भी जो है वो भाजपा के ही सांसद चुने जाते रहे। तो ये हालत कहीं ना कहीं अगर दूसरे रूप में हम उंगली उठाते हैं, उससे ज्यादा जिम्मेवार तो भाजपा को ये उठाना होगा कि भाई जिस प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं उसको हम ज्यादा इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए कहें। देखिए, धनबाद के लोगों को तो विचार करने की आवश्यकता है ही कि धनबाद के लोग ये मांग जरूर करें कि हमें योजनाएं चाहिए, और साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो योजनाएं लेके आए। धनबाद में जितना स्कोप है, जितनी क्षमता है, आज आप देख लीजिए धनबाद रेल मंडल जो है पूरे भारतवर्ष का प्रथम और दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इकलौता संस्थान है जो पूरे देश में इकलौती जगह है जहां पे कोकिंग कोल मिलती है, जो कि स्टील प्लांट की आवश्यकता है। 100 के ऊपर यहाँ पे हार्डकोक भट्टे हैं जिनको लिंकेज में कोयला मिलता था, उनको लिंकेज का कोयला बंद कर दिया गया। और आप याद कीजिए, मैं बताऊं यहाँ से सरकारें कैसे काम करती हैं। गुजरात सरकार एक समय तक झारखंड से कोयला जब गुजरात जाता था वहाँ के भट्टों को और बाकी इंडस्ट्रीज को, तो यहाँ से गुजरात तक का भाड़ा जो है वहाँ की सरकार उनको पेड करती थी कि वहाँ का उद्योग पनपे। आज आप देख लीजिए, जो गुजरात मॉडल की बात होती है, गुजरात मॉडल कैसे सक्सेसफुल हो गया। आज आप उसकी बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बिहार में हमारे बगल में बिहार राज्य था जहाँ पे मुख्यमंत्री अपने नीतीश कुमार जी आज भी हैं। 2005 के पहले वहाँ के क्या हालत थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब थी, बिजली की स्थिति कितनी खराब थी। तो जहाँ चाह वहाँ राह। बिहार सुधर सकता है, झारखंड क्यों नहीं? तो ये तो हम सबको मिलकर सोचना होगा, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, हम लोग सब। यहाँ 74 साल का एक व्यक्ति कह रहा है कि हम अभी जवान हैं और अभी हम जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। वो अपने आप को इस रूप में मानते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके नाम पर अभी तक उपलब्धि कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे में पार्टी ढोती रहे या उस जनप्रतिनिधि को जनता ढोती रहे? ये तो पार्टी का डिसीजन होता है, ये हम लोग का डिसीजन नहीं होता है। हम लोग तो वोटर हैं, वोटर की तरफ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब समय आएगा तो हम लोग उचित निर्णय लेंगे। लेकिन बदलाव ऐसा नहीं कि बदलाव बुरे के लिए होता है, बदलाव अच्छे के लिए भी होता है। लेकिन बदलाव के क्रम में ऐसा भी ना हो जाए कि उस बदलाव से जो अभी खराब नहीं हो रहा है वो खराब भी होने लगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कोई भयानक व्यक्ति, कोई डरावना व्यक्ति, या ये कहिए कि जो धनबाद को अशांत करने वाला कोई ऐसा चेहरा ना आ जाए जिससे धनबाद के व्यापारी ज्यादा अशांत हो जाए। जी, आपने हाल में देखा होगा कई व्यापारियों ने धनबाद से पलायन किया है। आप खुद जानते हैं, बड़ा गंभीर विषय है। और पलायन जो होता है बड़ा खराब शब्द होता है। आप 10 लाख की आबादी पलायन के लिए खड़ी है, यहाँ पे बैठी है। तो किसी को माफिया को बैठाने से अच्छा है कि कोई मोहन धारण को बैठा ले। अब उसका तो विकल्प तो हम लोग यही सोच सकते हैं। अगर कोई कहे तो इसका विकल्प तो यही है। लेकिन सभी सरकारों को, सभी दलों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को, ऐसे व्यक्तियों को आगे लाए जिसकी छवि समाज में बेहतर हो, वो बेहतर काम कर सके। और इस क्रम में कहीं अगर ऐसी छवि के लोग आ जाए जिससे नुकसान हो तो लोग बोलेंगे फिर वही अच्छा है जो है। लोकसभा में इस बार अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आए, उसे आप लोग सबसे पहले क्या चाहेंगे कि वो कौन सा ऐसा काम है जो करे तभी वो जनप्रतिनिधि बनने के लायक है? देखिए, धनबाद के विकास का रोड मैप तो रखना होगा। अगर रोड मैप, चूंकि कई बार क्या हुआ, पिछली बार जब चुनाव हुआ तो रोड मैप की बात नहीं हुई, उसके पिछली बार भी नहीं हुई। लेकिन अब रोड मैप तो रखना होगा। रोड मैप नहीं रखेंगे तो धनबाद की जनता, ऐसा नहीं है कि किसी एक
दल की सीट है ये, सबको मेहनत करनी होगी। मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारा चीज उसमें शामिल हो। नहीं है, बहुत बड़ी चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने शुरू में कही, माहौल, यहाँ का माहौल कौन बेहतर करेगा, यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति में कौन सुधार करके लाएगा, यहाँ शिक्षा कैसे सुधरेगी। आज +2 करने के बाद सारे अधिकतर बच्चे जो भी स्कूल से यहाँ निकलते हैं, अधिकतर बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। जबकि यहाँ पे अपने विनोद बिहारी BBMKU खुल गया, उसके बाद भी हालात बदले नहीं है। तो सिर्फ बिल्डिंग बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उस लेवल पे खड़ा नहीं हुआ है जिससे कि आप एक बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में। परक शिक्षा आप धनबाद में ऐसा नहीं कि है नहीं। IIT के लिए हम तो आग्रह करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री से कि जिस जगह पे IIT है उस राज्य के लोगों को IIT में कोटा होना चाहिए, अलग से IIT जरूर होना चाहिए। भले एग्जाम के थ्रू ही आए, लेकिन IIT के अंदर उसका कोटा भी होना चाहिए। आज हमें धनबाद में IIT का क्या लाभ मिला? झारखंड में एक IIT है, तो झारखंड के बच्चों को कुछ लाभ उसका मिलना चाहिए। आखिर हमारे बच्चे कब compete कर पाएंगे उस क्षेत्र में आगे आने के लिए जहां बच्चों को पढ़ाई का वो स्टैंडर्ड मिले जिससे वो अपनी जीविका और अपने जीवन को ऊंचा ले जा पाए? कहां मिलेगा बताइए। वैसे ही स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग बार बार याद कीजिए, आपको तो याद है ये बात, 2009-10 में हम लोगों ने बात रखी थी कि धनबाद को 3 SP चाहिए, आवश्यकता है। तो हुआ आपने 2016 में वो हुआ। जब बच्चा रोता है उस समय देते ही नहीं है। नहीं, आपने पुलिस कमिश्नरी की मांग किया था। पुलिस कमिश्नरी कहा हमने, हम लोगों ने ये भी कहा कि इसको कमिश्नरी बनाया जाए, क्योंकि धनबाद का जो स्वरूप है ना बड़ा है। जैसे धनबाद के बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, इन 3-4 जिलों को मिला के इसको कमिश्नरी बनाना चाहिए। क्योंकि धनबाद एक तो आज भी इतनी ट्रेनें छीनने के बाद भी आज भी ट्रेन के मामले में हम सुदृढ़ हैं, मजबूत है रांची के मुकाबले में। तो जब ऐसी स्थिति उस हालात के बावजूद है तो क्यों नहीं कमिश्नरी यहां बननी चाहिए? इसके विषय में क्यों नहीं आवाज उठती है? क्यों नहीं यहां पुलिस कमिश्नरी बने? आज बड़ौदा जैसे जगह में एक जगह में वहां पुलिस कमिश्नरी बन जाती है, वहां के पुलिस को पावर देने के लिए, तो धनबाद को क्यों नहीं किया जा सकता? इसी तरह से देखिए, कुछ प्रशासनिक फेरबदल करने पड़ेंगे और राजनीतिक दलों को राजनीतिक फेरबदल करने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और उद्योगों के प्रति आकर्षण लोगों के अंदर पैदा करना पड़ेगा। अभी तक सरकार में हुआ ये है, देखिए मोमेंटम झारखंड में भी एक धनबाद का भूमिका इसलिए नहीं बना कि धनबाद, जैसे कहते हैं ना, धनबाद से दिल्ली बहुत दूर है, तभी रांची से भी हम लोग दूर है। दुमका रांची से नजदीक है, लेकिन धनबाद रांची से दूर है। इसीलिए यहाँ सब पार्टियों की मतलब घोषणाएं और बाकी बातें तो होती हैं, उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, लेकिन यहाँ के लिए कोई फुल प्लान नहीं बनता है। एक साहिबगंज रोड बना जिसकी 4 लेन होने की बात अभी हम लोग सुन रहे थे 1.5-2 साल से, आज तक हाथ भी नहीं लगा है। वो कब बनेगा भगवान जाने। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं मांगते, अभी तो हम लोग छोटा छोटा मांग कर रहे हैं कि भाई दिल्ली के लिए ट्रेन दे दीजिए, बेंगलुरु के लिए ट्रेन दे दीजिए, हमारे पास और कुछ नहीं तो एक एयरपोर्ट दे दीजिए, उसी से हम काम चला लें। सब पानी दे दीजिए, बिजली दे दीजिए। हम तो ये भी मांगते हैं कि आज घरों में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था बैंगलोर जैसे प्रमुख क्षेत्र में भी नहीं है। ये वाटर ट्रीटमेंट करके घर घर जो पानी पहुंचाने की योजना बनी थी BCCL, क्या हुआ? कोल इंडिया उसके लिए कहां कोई लड़ रहा है? उसके लिए कोई लड़ तो नहीं रहा है। योजना तो बनी है, सुनते तो पूर्व मेयर ने तो समझौता किया था कोल इंडिया से उस वक्त में, तो वो क्या हुआ? उसके लिए फिर आगे कोई प्रयास होना चाहिए था। मैं तो निवर्तमान मेयर साहब से आग्रह करूंगा कि उस पर आगे बढ़िए। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बातें निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन राजीव शर्मा जी कुछ खास बिंदुओं पर अभी चर्चा करते हुए उन्होंने कुछ मुद्दे याद दिलाए हैं उन जनप्रतिनिधियों को जिनकी जवाबदेही बनती थी इस धनबाद को आगे ले जाने की। और अब जो है जवाबदेही उनकी बनेगी जो धनबाद की जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के जरिए यहां का वो जनप्रतिनिधि बनकर तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। तो उनसे सिर्फ यही आग्रह है कि धनबाद के विकास के बारे में सबसे पहले आप एक रोल मॉडल के रूप में सामने आइए और एक ऐसी इबारत लिखिए जिस पर धनबाद के लोगों को गर्व हो। गर्व इस रूप में कि धनबाद की जो छवि पहले से बनी हुई है वो बदले और धनबाद विकास के दृष्टिकोण से देश का नंबर 1 जो है शहर के रूप में तब्दील हो। आज हम राजस्व में जरूर नंबर 1 है, लेकिन उद्योग और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में काफी पीछे छूट गए हैं और इसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सहयोगी नीतीश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ ANP, धनबाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।